हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अभी हम लोग करने वाले हैं पेपर 2 की सीटीपी। गाइस, इसमें हम क्वेश्चन के आंसर्स को देखेंगे एंड जिन लोगों का पेपर हो गया है वो इस वीडियो से अपने आंसर को मैच करें एंड जिन लोगों का पेपर अभी नहीं हुआ है वो देखकर समझे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। एंड गाइस, मैंने आपको बताया था कि वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्ग आप ज़रूर पढ़ के जाएँ एंड पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स ज़रूर देख के जाए, टैग वर्ड्स। आप इस क्वेश्चन में देखोगे कि यहाँ से कितने मैच कर रहे हैं क्वेश्चंस टैग वर्ड से एंड वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग एंड पियाजे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सेट है वो पेपर 2 का डी है, डी सेट है। वैसे क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, क्वेश्चन सब एक ही रहता है। तो आपका जो भी सेट हो आप क्वेश्चन देख के आंसर को मैच कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिज स्टेटमेंट्स वुड एडवोकेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एग्री विथ? प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? तो यहाँ पहला ऑप्शन है, बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं के बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। नहीं, ये तो निगेटिव हो गया। बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है, भ्रष्ट करना ये भी निगेटिव हो गया। बच्चा स्वाभाविक रूप से असभ्य है, ये तो देखते ही कट कर देना है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के आयाम के तहत भावनाओं, आत्म धारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा आपका मनोसामाजिक, ऑप्शन नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह डैश होते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपका जेंडर पहचान से होगा। अब ये देख लेना है जेंडर पहचान कहाँ है, 1 में है और 4 में है। तो जेंडर पहचान आनुवांशिकता रूप से निर्धारित नहीं, ये नहीं होगा। जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से परिभाषित, 4 नंबर आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी गाइज क्वेश्चन दे रखा है, आप ऊपर देख सकते हो। मैं दोनों पढ़ूंगी तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं एक ही हिंदी में पढ़ रही हूँ। इंग्लिश वाला भी आप देख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका होगा, जेंडर आइडेंटिटी एंड कल्चरली डिफाइंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये है असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें अभिकथन कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। इसका रीजन दे रहा है, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। कोई संभावना नहीं है तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपके 4 का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे से रिलेटेड है ये। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये गलत है। फिर आपका दूसरा ऑप्शन है, परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते, ये भी निगेटिव है, गलत है। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड आंसर आपका हो जाएगा सही, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेव वाइगोत्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? देख रहे हो गाइस, यहाँ मैंने आपको बोला था कि पियाजे, कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की ये सब पढ़ के जाइएगा। देखिए, इससे अभी क्वेश्चन 2-3 मिल गए, आगे और भी क्वेश्चंस हैं। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा?
पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, एक एकीकृत प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, जो कोलाबोरेटिव प्रोसेस होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया। एक और क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से, तो इसमें गाइज आपका आंसर हो जाएगा भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित है, नहीं होगा ये। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीक़ों से सुगम बनाती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन, मतलब जो किसी चीज़ के लिए कुछ सीखता हो, ऐसा तो ऐसा कौन सा एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ये नहीं होगा, बिकॉज ये तो खुद के लिए कर रहा है, कोई इसके किसी परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन नहीं है ये। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है, ये भी नहीं। एक छात्र अच्छा ग्रेड, हाँ ग्रेड, क्योंकि परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन है। अभिविन्यास का एक उदाहरण लक्ष्य अभिविन्यास है। तो एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका लेव वाइगोत्स्की से, फॉलोइंग लेव वाइगोत्स्कीज आइडिया एज अ टीचर शुड। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए, या विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित, देखिए ये टैग वर्ड से कितना मैच कर रहा है, निगेटिव है, तो इसको तो देखते ही कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ निगेटिव नहीं पूछ रहा है। विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ, फिर कंठस्थ भी गलत है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ये भी निगेटिव है, इसे भी हटा देंगे। तो बच गया हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियाँ हैं। कोई नई चीज़ को पढ़ाने के लिए इसमें कौन सा इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है, देखते हैं। फर्स्ट है आपका उदाहरण प्रस्तुत करना, सही है। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी सही है। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, ये भी करेक्ट है। एक परिभाषा देना और छात्रों को उसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपको पता है कि डिफिनीशन को जैसे याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए कोई चीज़ को इनकरेज करना, तो ये गलत है। मेमोराइज आपका वर्ड ही निगेटिव है, तो ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल्स। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं, मतलब अपने रोल को इंटरचेंज करते हैं किस चीज़ में। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 1 पारस्परिक अध्ययन, अनुकूलित अधिगम, ग्रहणशील अधिगम, वर्णनात्मक अध्ययन। इसमें हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल टीचिंग, हाँ पारस्परिक अध्ययन। ऑप्शन नंबर 1 आपका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय Z सीखने की तुलना में विषय X सीखने में अधिक समस्या है, क्योंकि वह विषय Z में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है। तो ये आपका हो जाएगा मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान। आपको पता है कि मेटाकॉग्निशन क्या है, जो अपनी सोच के बारे में भी सोचता है। जैसे किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं, तो उस जगह पे हमारा मेटाकॉग्निशन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 अधिसंज्ञान
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्वर्ड गार्डेनर से, जिन्होंने हमारा बुद्धि का सिद्धांत दिया था। हार्वर्ड गार्डेनर के बुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि ऑप्शन है बुद्धिमत्ता अधिक अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। नहीं, बुद्धि समय के साथ बदलती है। ऑप्शन तो ये सही है, लेकिन और भी देख लेते हैं। बुद्धि मुख्य रूप से आनुवांशिकता विरासत में मिलती है। नहीं, बुद्धि को सटीक रूप से मापा। नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, यहाँ ऑटिज्म वाले के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशल का प्रदर्शन करते हैं। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर भी हम आगे भी देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन है। उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, ये भी नहीं होगा। उन्नत संवाद के कौशल, ये भी नहीं होगा। दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। फिर से एजर्सन एंड रीजनिंग का है। भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। बिल्कुल गलत है ये। इसका रीजन दे रहा है अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। बिल्कुल नहीं, आंतरिक कार्यों द्वारा भी होता है। तो इसका दोनों गलत है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये भी आपका एक एजर्सन रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर से लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। इसका कारण रीज़न दिया हुआ यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्व विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। इसका आपको आंसर हो जाएगा 1 क्या है, ए और आर दोनों गलत। नहीं, ए और आर दोनों गलत नहीं है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। नहीं, ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। थर्ड आपका आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाइड डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थी को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती। ये सही हो सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर नहीं, ये गलत है। विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना, ये भी सही हो सकता है। शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में पुष्टि प्रदान करना, नहीं, ये नहीं हो। आपका गाइस इसमें 1 और 3 दोनों वैसे कोई एक सही है, दोनों सही लग रहा है। अब करेक्ट आंसर इसका आंसर की आने के बाद ही हम समझेंगे। 1 या 3 इन्हीं दोनों में से कोई एक सही आपका ऑप्शन होगा, तो इसे हम अभी छोड़ देते हैं। इन्हीं दोनों में से कोई एक सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। तो उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है, पहला ऑप्शन है आपका कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकती है। कड़ी से कड़ी सज़ा निगेटिव है, पहले तो आपको कट कर देना, ये ऑप्शन ही हट गया। उसे समस्या का समाधान दे, ये थोड़ा सही है, लेकिन पूरी तरीके से इसे भी सही नहीं मानेंगे। पहले आगे का ऑप्शन देखेंगे।
थर्ड है उसे समस्या को छोड़ने और अगले एक पर जाने, ये भी गलत है। 4, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करे और ज़रूरत पड़ने पर आलंबन प्रदान करे। आलंबन आई थिंक टेम्प्रोरी हेल्प जो होता है वो स्कैप फोल्डिंग इस टाइप का। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें सबसे बेस्ट आंसर आपका होगा 4, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करे और ज़रूरत पड़ने पर अवलंबन प्रदान करे। तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब 19 देख लेते हैं। जीन पियाजे से है ये क्वेश्चन। जीन पियाजे डैश को डैश मानता है, लेव वाइगोत्स्की डैश को डैश मानता है। तो इसमें आपका हो जाएगा निजी वाक को विनियमित में प्रभावी मानता है, आत्म केंद्रित वाक संज्ञानात्मक परिपक्वता का संकेत मानता है। नहीं, ये 1 नहीं होगा आपका। आत्म केंद्रित, जीन पियाजे आत्म केंद्रित वाक को ब्लैंक पे आप डाल के देखिए दोनों को, फिर आपको पता चलेगा। जीन पियाजे आत्म केंद्रित वाक को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानता है, ये सही है। लेव वाइगोत्स्की निजी वाक को स्वविनियमित में प्रभावी मानता है, ये 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। तो 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। अधिगम के सार्वभौमिक अविकल्प में क्या शामिल नहीं है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व, इसमें निगेटिव पूछ रहा है, क्या शामिल नहीं है? तो शिक्षार्थियों पहला ऑप्शन आपका हो गया शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, ये आपका सही लग रहा है। आगे का भी ऑप्शन देख लेते हैं। सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना, नहीं। शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना, नहीं। सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना, नहीं। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये है कोहलबर्ग से। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। पहला है, यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है, नहीं। यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है, ये भी नहीं है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है, नहीं। यह बच्चों को दुविधात्मक, हाँ ये आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 4। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियाँ प्रस्तुत कराता है, इट प्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन टू चिल्ड्रन, ये आपका हो जाएगा 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी फिर से आपका एजर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ क्या कह रहा है? प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं, ठीक है। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, इसका रीजन दे रहा है कि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, तो ये तो गलत है। ए आपका सही है और आर आपका गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं किस में ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में आपका ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यहाँ 22 में भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग को? तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? इसमें तो कुछ एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने जैसा है नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? ये भी नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? ये भी कोई एनालिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान होता है, ये आपका एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए। जो डैश ऑप्शन देखते हैं, आवृत्ति संग्राहक, संचरण उपकरण, श्रवण तंत्र है, ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है, ब्रेल एक श्रवण प्रणाली है, आवृत्ति संग्राहक, संचरण उपकरण, स्पर्श तंत्र। तो यहाँ गाइज आपका हो जाएगा ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेल हमेशा टच करने, स्पर्श करने वाला है। जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ये होता है। ब्रेल इज अ टैक्टाइल सिस्टम। ओके, तो यहाँ 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कह रहा है? आप एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से, यानी क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या है? विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स प्रदान करना। नहीं होगा। एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद रखना और प्रस्तुत करना हो। याद रखना ये भी नहीं होगा। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। ये आपका करेक्ट आंसर लग रहा है। चलिए लास्ट वाला भी देख लेते हैं। छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पिक परीक्षण देना। नहीं, ओपन एंडेड क्वेश्चन देंगे तभी हम क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली थिंकिंग को इनकरेज कर पाएंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग? निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक। नहीं, गलत हो जाएगा ये। एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे स्तर में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती है। नहीं, ये भी गलत है। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में, ये सही है। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। अभिकथन क्या कह रहा है? लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। नहीं, हमें सबको इक्वल रखना है। ये लड़का लड़की नहीं करना। लड़कियां, कारण दे रहा है लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण ये भी आपका गलत है। यानी कि यहाँ अभिकथन और कारण दोनों ही गलत है। तो ए और आर दोनों गलत। ऑप्शन ए आपका 27 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28। ये भी आपका असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे अभिकथन क्या कह रहा है? 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और वह शर्मिंदा होगी। इसका कारण क्या बता रहा है? जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये बात तो सही है, कारण आपका सही है और आपका अभिकथन भी सही है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। और ए की आर सही व्याख्या करता है, क्योंकि जब बच्चा किसी चीज़ से डर रहा है तो उसका कारण यही है कि वो असुरक्षित और चिंतित महसूस कर रहा है, तो उसके जो शिक्षा पे उसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या कह रहा है? एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक
सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन देखते हैं। छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करना, गलत है ये। नई सामग्री पर व्याख्यान देना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्ययन को पढ़ने और अंत में प्रश्नों के उत्तर देने, ये भी गलत है। छात्रों को नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। छात्रों को उनके जो भी नई सामग्री है उससे संबंधित जो उनका पहले का अनुभव है उसको साझा करने कहना और फिर जो आप नई चीज़ें उसे सिखा रहे हैं उसे उससे जोड़ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। इंक्लूसिव एजुकेशन से, इंक्लूसिव क्लासरूम, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करना, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों में कमियों की पहचान करता है, ये भी गलत है। अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है, ये भी गलत है आपका। बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये भी आपका टैग वर्ड से था। तो गाइस आपका इस बार का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मुझे तो इजी लगा एंड हार्ड इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा होगा या फिर मैंने भी अपनी वीडियोज़ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताई थी वो भी आपने पढ़ा होगा तो आपका सीडीपी अच्छा गया होगा। एंड और भी सब्जेक्ट्स का मैं एनालिसिस लेकर आऊँगी। अभी मैं सीडीपी का पेपर 1 का भी आंसर लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।